तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है जी आपके पास x क्यूब। आपने x क्यूब को इंटीग्रेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको जो कल भी बेसिक्स बताए थे ना, उनमें भी आपको समझ आ गया होगा कि इसमें आपने क्या रखना है। ये आपके पास x फंक्शन है और 1 इसका डेरिवेटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास फंक्शन मौजूद हो और उसके आगे उसका डेरिवेटिव हो, आपने फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना है और उस पावर से ही डिवाइड कर देना है। यहाँ पे फंक्शन x है, इसकी पावर 3 है, तो 3 में एक ऐड कर दें, क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और इसी पावर से डिवाइड भी कर दें, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन 1 था, बहुत ही सिंपल था। पार्ट 2 पे आ जाते हैं जी। पार्ट 2 है जी a + 15 d of x। आपने पहले एक चीज समझ लेनी है, यहाँ पे जो a है ना, a ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन में कोई वेरिएबल होता तो वो x हो सकता था, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे a भी कांस्टेंट है, 15 तो आपको पता ही है कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो सारी टर्म है यही कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर ले लेंगे। आपको पता है जब भी इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में कोई भी कांस्टेंट टर्म आती है तो आप उसे बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे आप a + 15 को बाहर ले लें, a + 15, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आपने नहीं भूलना। तो अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, सब कुछ तो हमने बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा d of x। अब आप जानते हैं 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर नहीं जानते तो यार फिर थोड़ा मसला हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होनी चाहिए। आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन होती है x, तो यहाँ पे इस पूरी टर्म से x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये पार्ट 2 का फाइनल सॉल्यूशन है। पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/5 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लें इंटीग्रेशन से। 1/5 को मैंने क्या किया जी, बाहर ले लिया, क्या बच गया अंदर, 1/x बच गया d of x। अब एक चीज यहाँ पे न्यू है आपके लिए, यहाँ पे रफ में मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप 1/x की इंटीग्रेशन लेंगे, जब भी आप 1/x की इंटीग्रेशन ले लेंगे तो वो आएगी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल प्लस c। यानी 1/x की क्या इंटीग्रेशन होती है जी, नेचुरल लॉग ऑफ x। अभी क्यों होती है ये आगे जाके आपको खुद भी समझ आ जाएगा और मैं आपको अलग से समझा भी दूंगा। यहाँ पे देखें जी क्या लिखा हुआ है, 1/x। मैंने आपको बताया 1/x की क्या इंटीग्रेशन होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर है। अब पार्ट नंबर ए बी सी हमने कर लिए हैं, अब डी ई एफ करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है जी 3x² + 4x - 5। सबसे पहले स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको आपने सब टर्म्स पे अलग अलग ले लेने हैं। यानी 3x पे अलग से, 3x² पे अलग से, 4x पे अलग से, -5 पे अलग से। देखें जी मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 3x² पे अलग से ले ली मैंने, 4x पे अलग से ले ली, d of x हर टर्म के साथ आएगा, ये बात भी आपने नहीं भूलनी। 4x पे अलग से ले ली और -5 पे भी अलग से ले ली। अब आप जानते हैं जी कांस्टेंट है 3, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है और यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर, x² d of x प्लस यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर, x d of x। यहाँ पे 5 ही है तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ये तो आपको आनी चाहिए, मतलब आपने इतनी यहाँ तक वीडियो आप देख चुके हैं, ये तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए यहाँ पे क्या होगा। पावर में एक ऐड होगा, उसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x फंक्शन है, इसकी पावर क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पे x फंक्शन है, आगे इसका डेरिवेटिव 1 भी मौजूद है, तो आप फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे फंक्शन क्या है, x है, इसकी पावर में एक ऐड कर दें, तो 2 में एक ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे, प्लस 4 का 4 लिख देंगे। यहाँ पे x है तो x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 में एक ऐड कर देंगे
और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। x 1 में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और इसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे माइनस 5। आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x होती है और साथ में आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या 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 चीजें कट हो रही हैं जी। 3 से कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और कुछ भी नहीं कट रहा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आप देख लें फाइनल आंसर आ जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x प्लस c। तो ये आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई करके आपका जो फाइनल आंसर बन रहा है वो ये आपका पार्ट नंबर 4 हो गया जी। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है जी 1 + 3t होल t क्यूब। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे जी। t क्यूब को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, t क्यूब को 3t के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 3t क्यूब तो क्या बन जाएगा t क्यूब भी आ जाएगा। और जब t क्यूब 3t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जी 3t की पावर 4। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3t की पावर 4 आ जाएगा होल t ऑफ t। अब इंटीग्रेशन को इस पे अलग ले लेंगे, इस पे अलग ले लेंगे। इंटीग्रेशन t क्यूब d ऑफ t प्लस 3t की पावर 4 d ऑफ t। अब हम क्या करेंगे जी, सेम वही काम आपने यहाँ पे करते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे x था, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे t की पावर में एक ऐड करेंगे, यहाँ पे t की पावर 3 है, इसमें एक ऐड करें तो 4 बन जाएगा और इसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे। प्लस ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। t की पावर क्या है जी 4 है, इसमें एक ऐड कर दें 5 बन जाएगा और उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। मैं एक और बार से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, t क्यूब को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, t क्यूब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, t क्यूब आज यहाँ पे आ जाएगा, t क्यूब 3t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3t की पावर 4 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स में अलग अलग यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे t क्यूब के इंटीग्रेशन लेंगे तो t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी और 3t की पावर 4 के इंटीग्रेशन लेंगे तो कांस्टेंट बाहर रह जाएगा और t की पावर 4 के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t की पावर 5/5 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही आना था। ये हो गया ये पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 है जी हमारे पास 1/x³। आप जानते हैं जी यहाँ पे x की पावर क्या है जी 3 है। अगर आप इसी को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे देखिए जी x की पावर प्लस में थी यानी +3 है ना, तो जब आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी -3 हो जाएगा और t ऑफ x। अब देखिए सेम वही काम आप करेंगे जो आप पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं कि पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे पावर क्या है जी -3 है, -3 में एक ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा जी -2 आ जाएगा। -3 में एक ऐड किया -2 आया, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर बनेगा जी x की पावर -2 और इसी पावर से डिवाइड भी कर दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इसे आप फर्दर सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है जी माइनस है, माइनस में है ना। देखिए पहले हम नीचे से ऊपर लेके गए थे तो प्लस से माइनस हो गई थी पावर। यहाँ पे आप ऊपर से अगर नीचे लेके जाएंगे तो पावर माइनस में जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। तो सेम यही काम हम कर लेते हैं, -1/2x² प्लस c। मैं एक और बार आपको बता देता हूं मैंने क्या किया। यहाँ पे पावर नेगेटिव थी, इसको मैं नीचे लेके गया, पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। ये जो माइनस था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस आप यहाँ पे ऊपर लिखे नीचे लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्ट नंबर 7 है जी, बहुत ही सिंपल पार्ट है इसलिए मैं इसे यहीं पे करवा रहा हूं। पार्ट नंबर 7 क्या है जी e की पावर 5x। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया हुआ है जब भी e वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो आप इजी हो जाए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं e वाले। एक दफा इसी तरह से लिख देंगे आप इसी
और इसकी पावर का डेरिवेटिव लेके इस टर्म से डिवाइड कर देंगे। एक और बार रिपीट करता हूं, एक दफा उसी तरह लिख दिया, इसकी पावर क्या है 5x है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5 आएगा, उससे इसे डिवाइड कर दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और बार रिपीट कर देता हूं, जब भी e की पावर कुछ में आपको दिया गया हो और आपको उसकी इंटीग्रेशन लेनी हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसी को आपने उठा के दोबारा से लिख देना है, उसके बाद उसकी पावर का आपने डेरिवेटिव लेना है, जो भी आंसर आएगा उससे इस टर्म को आपने डिवाइड कर देना है। मेरे पास e की पावर 5x थी, एक दफा मैंने e की पावर 5x लिखा, उसके बाद मैंने इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया, 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, सिंपली इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है जी आपके पास 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 के जी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले आए, इंटीग्रेशन से बाहर ले आए मैं 5 को, क्या बच के आना जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक और नई चीज आपके लिए आ गई है, ये जो फार्मूला है आपका, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला है। मैं आपको बता देता हूं, टेंजेंट इनवर्स एक्स ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। ये जो फार्मूलाज हैं ये आपको किस तरह से याद करने हैं, इसकी ट्रिक्स क्या हैं, ये आप चाहते हैं अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आपने एक कमेंट छोड़ देना है, इंशाल्लाह मैं कल ही इस पे एक नई वीडियो बना दूंगा। तो ये जो सारा फार्मूला है ये आपके पास किसका है जी, टेंजेंट इनवर्स एक्स का है। तो सिंपली मैं इस पूरे को गायब कर दूंगा यहां से और उसकी जगह मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स लिख दूंगा। 5 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं जी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है जी टी क्यूब और अंडर रूट टी डी ऑफ टी। आपको एक बात पहले से पता होनी चाहिए, जो अंडर रूट है आपके पास ये इक्वल होता है पावर 1/2 के। फॉर एग्जांपल 2 की पावर अंडर रूट 2, सॉरी 2 अंडर रूट 2 है तो उसको आप 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है जी, टी अंडर रूट है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं टी क्यूब, तो उसी तरह आ जाएगा टी की पावर 1/2। आपको पता है अब यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड कर देते हैं जी। टी की पावर 3 प्लस 1/2, यहाँ पे डी ऑफ टी में मिस कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लें आप, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी टी की पावर 7/2 डी ऑफ टी। यहां तक आप सॉल्व कर लें जी, इससे आगे चलते हैं। तो ये रेस कर देता हूं, हमारे पास क्या आ गया था जी, इंटीग्रेशन टी की पावर 7/2 डी ऑफ टी। अब सेम चीज फॉलो होगी, यहां पे आपके पास क्या फंक्शन है जी, टी है, इसकी पावर है 7/2, टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ही होता है, तो सिंपली आपने पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। 7/2 में आप एक ऐड करें तो क्या आएगा ये भी देख लें, 7/2 प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास 9/2 आएगा। आप एलसीएम लेके देख लें, मैं यहाँ पे नहीं ले रहा क्योंकि आप क्लास 12 में हैं, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे जी, पावर में एक ऐड किया तो क्या आएगा 9/2 आएगा और इसी से डिवाइड भी नीचे कर देंगे, 9/2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें जी 9/2 यहाँ पे डिवाइड हो गया है ना, तो मैं अगर इसको ऊपर लेके जाना चाहूं तो मैं इसे उल्टा दूंगा, इसको मैं उल्टा दूंगा तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा जी 2/9 टी की पावर 9/2 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास क्वेश्चन था टी क्यूब अंडर रूट टी, सबसे पहले आपने अंडर रूट को 1/2 लिख लिया, बेसिस सेम थी, आपने पावर्स को ऐड कर दिया, पावर को ऐड किया तो आपके पास 7/2 आ गया। सेम वही चीज बेसिक फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, क्या फार्मूला यूज किया, फंक्शन है
और उसके आगे उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, फंक्शन की पावर में एक ऐड किया और उसी पावर से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखिए डिवाइड में था, इसको हम ऊपर लेके जाना चाह रहे थे, हमने इसको उल्टा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी कोई चीज कोई फ्रैक्शन आपके पास डिवाइड में हो, आप उसे ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, आप उसे उल्टा के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है जी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन क्या है जी? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताऊंगा, आपने मुझे फॉलो करना है तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहले आपने 3x + 4 को t के इक्वल ले लेने, तो मैं 3x + 4 को t के इक्वल ले लेता हूं। ये करने के बाद आपने क्या करना है जी? बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लेना है x के लिहाज से। आपको पता है जी 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 आएगा। 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास dt और dx किसके इक्वल आ गया जी? 3 के इक्वल आ गया। हमारा मेन जो टारगेट है यहां पे हमने dx की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करनी है। तो यहां पे तो हमारे पास dx पर dt आया ना, तो हम यहां से dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी? देख लेते हैं। dt और dx हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dt इक्वल आ जाएगा 3 dx के। हमें dx की वैल्यू चाहिए तो 3 को इस साइड पे आगे डिवाइड कर देते हैं। dx की क्या वैल्यू आ जाएगी जी? dt डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास पहला स्टेप हो गया। आपने सबसे पहले 3x + 4 को t के इक्वल लिया, उसके बाद आपने बोथ साइड पे डेरिवेटिव लिया, उसके बाद आपने dx की वैल्यू निकाली। अब सिंपली आपने dx की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि आपने 3x + 4 को t के इक्वल लिया हुआ है, तो यहां पे मैं 3x + 4 की जगह t लिखूंगा। देख लें जी, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3x + 4। मैंने इसको सपोज किया था t के इक्वल, तो मैं इसे पुट कर दूंगा जी t। इसकी पावर में क्या था जी? 8, तो 8 8 ही रहेगा। और dx की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है ना, dx की वैल्यू क्या है जी? dt/3। तो यहां पे मैं लिख दूंगा dt/3। अब 3 यहां पे कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले आएंगे, ये 1/3 को मैं बाहर ले आया, क्या बच जाएगा जी अंदर? t⁹ d। अब सेम वही पुराना रूल इस्तेमाल होगा जी। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है 1, पावर 9 है, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा जी? 1/3 t⁻10 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहां पे मुझसे, यहां पे 9 नहीं था, यहां पे क्या था जी? 8 था, मैंने गलती से 9 लिख दिया। यहां पे 8 है, यहां पे भी 8 है, तो 8 पे एक ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा जी? 9 आ जाएगा। t⁻9/9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम आगे मूव करते हैं जी। 9 3 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा जी? 27 बन जाएगा। प्लस c। अब आपको याद होगा हमने t को 3x + 4 के इक्वल लिया था, यहां पे हम t की वैल्यू वापस डाल देंगे। तो t को हमने किसके इक्वल लिया हुआ था जी? 3x + 4 के। इसकी पावर में क्या आ जाएगा? 9। ये डिवाइड हो रहा है जी 27 के साथ, प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं आपको एक और बार स्टेप्स रिपीट करके बता देता हूं। सबसे पहले हमने इसको t के इक्वल लिया, उसके बाद हमने बोथ साइड पे डेरिवेटिव लिया, उसके बाद हमने dx की वैल्यू निकाल ली। dx की वैल्यू निकाल के हमने यहां पे पुट की, इस टर्म की जगह हमने t पुट किया, देख सकते हैं जी। उसके बाद हमने सिंपली, ये कांस्टेंट था, इसे हमने बाहर निकाल लिया। इसको बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया जी? या ये फंक्शन था, उसके आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद था, इसकी पावर में एक ऐड किया, उसी से हमने डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे मैंने सिंपलीफाई किया, 9 3 27, t⁻9 थी, t को हमने, आपको याद होगा पिछले बोर्ड में हमने 3x + 4 के इक्वल लिया था, मैंने वैल्यू पुट बैक की और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।
अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा ना, उससे आपको एक फायदा आ जाएगा। आप अपने आंसर को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं। अब देखें जी, ये एक्स्ट्रा चीज है। अच्छा देखें जी, आपके पास क्या क्वेश्चन था, 3x प्लस 4 की पावर 8। अब देखें जी, आप सपोज कर लें ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है जी, यही फंक्शन है आपके पास ना। इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 3x प्लस 4 का, 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, इतना तो अब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, 3 आएगा। हमें यहाँ पे फंक्शन तो मौजूद है लेकिन आगे डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे 3 लिख दें, हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले आए, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यही बात है, क्योंकि जब भी आप कोई एक्स्ट्रा चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे डिवाइड भी करना पड़ता है। अब देखिए आपके पास ये फंक्शन आ गया, ये उसका डेरिवेटिव आ गया। अब वही रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड भी कर दें, 9 से डिवाइड भी कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा जी, 3x प्लस 4 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 27 प्लस c। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन 2 में आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ही यूज करना है। अगर यहां पे लिखा हुआ होता ना एवेल्युएट, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता था, जो तरीका मैंने आपको डिटेल करवाया सब्स्टिट्यूशन वाला, मैं उससे भी कर सकता था। लेकिन क्वेश्चन 2 में आपको यहाँ पे पाबंद कर दिया गया है कि आपने सब्स्टिट्यूशन ही यूज करनी है, इसलिए ही मैंने आपको पहले सब्स्टिट्यूशन से करवाया और दूसरा मेथड भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपको मेथड का आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर देंगे। पार्ट बी है जी आपके पास 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको भी आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले वाले पार्ट में तो एक ही टर्म थी, हमने उसे t के इक्वल ले लिया, काम खत्म, सब्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई की, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे तो 2 टर्म्स हैं, हम अब इसको t के इक्वल लें, इसको t के इक्वल लें। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, आपने उसे याद रखना है। आपको इन दोनों में से एक फंक्शन दिखेगा और एक उसका डेरिवेटिव दिखेगा, आपको हर क्वेश्चन में ऐसा ही दिखेगा, ठीक है जी। एक इसमें से फंक्शन होगा, दूसरा इसमें से डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसी का डेरिवेटिव है। यहाँ पे अगर देखिए आप ये जो है, अगर आप इसे फंक्शन कंसीडर कर लें तो इसका डेरिवेटिव तो 6x आएगा। यहाँ पे तो आपको 6x कहीं दिख ही नहीं रहा, तो अगर आप इसको फंक्शन कंसीडर कर लें तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, अब आपको पता चल चुका है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। आपने हमेशा जो फंक्शन होगा उसे t के इक्वल लेना है। एक और बार मैं रिपीट करता हूं, जब भी आपके पास 2 टर्म्स आ जाएं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने पहले ये पता कर लेना है कौन सा वाला फंक्शन है और कौन सा वाला उसका डेरिवेटिव है। अब मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये मुझे फंक्शन दिखाई दे रहा है और ये इसका डेरिवेटिव है। आप एक्स क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो आपको ये टर्म मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। आपने हमेशा फंक्शन को t के इक्वल लेना है, ठीक है जी। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने हमेशा फंक्शन को t के इक्वल लेना है। तो चलिए जी अब इसे कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे क्या फंक्शन है जी, एक्स क्यूब माइनस 4 फंक्शन है, इसको मैं ले लेता हूं t के इक्वल। t किसके इक्वल आ जाएगा जी, एक्स क्यूब माइनस 4। अब सेम वही काम करते हैं, बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लें। किसके लिहाज से लेंगे जी, x के लिहाज से लेंगे। अब देखिए x क्यूब का आप डेरिवेटिव निकाल लें, पावर पीछे आ जाएगी, 3 है पीछे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस होगा, 3 में से एक माइनस करें 2 आ जाएगा, और बेस है यहाँ पे x है, इसका डेरिवेटिव लें तो 1 आएगा। माइनस 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, dt ओवर dx। इसको मैं सिंपलीफाई करके लिख देता हूं, dt ओवर dx आपके पास आ गया जी 3x स्क्वायर की इक्वल। लेकिन हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, हमें dx की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की। तो क्या करते हैं, इसे थोड़ा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास dt इक्वल आ जाएगा, dt इक्वल आ जाएगा 3x स्क्वायर d ऑफ x। अब सिंपली हमने dx की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस साइड लाके डिवाइड कर देते हैं। dx हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी dt ओवर 3x स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, dx की वैल्यू आ गई। आपने बस एक ये चीज ध्यान में रखनी है और दूसरी ये चीज ध्यान में रखनी है। अब दोबारा से हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आपने ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है, फिर आपने फंक्शन को डी के इक्वल लेने हैं, बोथ साइड पे डेरिवेटिव लेने हैं और dx की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जी यहां तक आप पहुंच आए, उसके बाद आपने दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपने ये जो चीज है इसको t के इक्वल लिया था तो मैं इसकी जगह t लिख देता हूं। 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है जी, 3x स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा। मैंने इसको t के इक्वल लिया था, यहां पे मैं इसकी जगह t लिख देता हूं। और dx की वैल्यू मैंने यहां पे निकाली है, वो क्या है जी, dt ओवर 3x स्क्वायर। अब हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि यहां पे कोई ना कोई चीज कट रही होगी। यहां पे देखें कि 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर एक दूसरे को मार देंगे, कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे। क्या बच गया जी आपके पास, इंटीग्रल t d ऑफ t। अब देखें जी क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स था और हमने इस क्वेश्चन को कितना सिंपल बना दिया। अब देखें जी कितना इजी हो गया। पावर में एक ऐड कर दें, यहां पे इसकी पावर 1 है और इसका आगे डेरिवेटिव भी मौजूद है। पावर में एक ऐड कर दें तो पावर में 2 आ जाएगा और उसी पावर से डिवाइड भी कर दें प्लस c। यहां तक आपने नहीं करना, इसके आगे आपने t की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो भी पुट करनी है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा जी, मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, आपने यहां से इसके नीचे आके लिखना है, बकायदा नीचे ये इससे नीचे वाली लाइन में लिखना है। यहां पे मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सामने ही लिख रहा हूं। t को आपने किसके इक्वल लिया था, x क्यूब माइनस 4 के, यहां पे t की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। क्या वैल्यू आ जाएगी जी, x क्यूब माइनस 4, पावर को भी नहीं भूलना। अच्छा देखिए जी t की वैल्यू तो हमने डाल दी लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने फंक्शन पहले आइडेंटिफाई किया, फंक्शन को t के इक्वल लिया, बोथ साइड पे डेरिवेटिव लिया, dx की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद दोबारा मैं क्वेश्चन पे वापस आया, मैंने x क्यूब माइनस 4 की जगह t पुट किया, मैंने dx की वैल्यू भी पुट की। 3x के साथ कैंसिल हो गया, t मेरे पास बचा, t का मैंने लिया जी इंटीग्रेशन ली, t स्क्वायर ओवर 2 इसकी इंटीग्रेशन आ गई प्लस c। मैंने t की वैल्यू दोबारा से डाल दी तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। तो आपके पास पार्ट नंबर 3 है जी, 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू x क्यूब प्लस 7x की पावर 8। पहले सेम चीज आपने करनी है, आपने देख लेना है इनमें से फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है। देख के ही लग रहा है कि ये वाला फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है जी, आपने फंक्शन को t के इक्वल ले लेना है। यहाँ पे फंक्शन ये वाला है तो मैं इसको t के इक्वल ले लूंगा। पावर को नहीं ले लेना साथ में, आपने सिर्फ फंक्शन को इसको लेना है, पावर को नहीं लेना। लेट t इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 7x। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे, dt ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x क्यूब प्लस 7x। डेरिवेटिव आपको लेना आना चाहिए। अब देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं जी, पावर पीछे आ जाएगी, 3 पावर में से एक माइनस होगा, 3 में से एक माइनस हुआ तो 2 बच जाएगा और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 7x का क्या डेरिवेटिव आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं अब, तो dt और dx की क्या वैल्यू आ जाएगी जी, 3x स्क्वायर प्लस 7। हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7 d ऑफ x। dx की वैल्यू चाहिए तो इसको इस साइड लाकर डिवाइड कर देंगे, dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dt डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 7। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने बॉक्स में डाल देना है ताकि आपको याद रहे
कि आपने पुट बैक क्या क्या चीज करनी है। मैं भी ऐसे ही किया करता था, आपने भी ऐसे ही करने हैं। टी की वैल्यू को आप बॉक्स में डालिए करें और डीएक्स की वैल्यू को बॉक्स में डालिए करें। अब देखिए हमने ये वाले फंक्शन को टी के इक्वल लिया था, ठीक है जी, और डीएक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। पहले मैं क्या करता हूं जी, ये तो बिल्कुल उसी तरह लिखा जाएगा 3x² + 7। अब आपको पता है इसको मैंने t के इक्वल लिया था, तो इसकी जगह मैं t डाल दूंगा, इसकी जगह मैंने t डाल दिया, लेकिन इसके ऊपर पावर भी तो है, तो इसके ऊपर पावर भी आ जाएगी। और यहां पे देख सकते हैं यहां पे dx है, लेकिन dx की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, तो ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे पुट कर दूंगा। dx की क्या वैल्यू है जी, dt डिवाइडेड बाय 3x² + 7। अब ये 3x² + 7 और 3x² + 7 कट जाएंगे, आखिर में क्या बचेगा जी, t की पावर 8 d। अब सेम वही चीज यूज होगी जी, बार बार यूज हो रही है, तो आपको मतलब जुबानी आ जानी चाहिए। पावर में एक ऐड होगा और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। पावर में एक ऐड करें, t की पावर 9 हो जाएगा, उस पावर से डिवाइड भी कर दें, 9 से डिवाइड भी कर दिया, प्लस c। मैं इससे अगला स्टेप यहीं पे लिख रहा हूं, आपने इससे नेक्स्ट वाली लाइन में लिखने हैं। आपने साथ में ये भी लिख देने हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ t बैक, ठीक है जी। और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, मैं आगे ही लिख रहा हूं, ठीक है जी, मेरे पास जगह कम है इस वजह से मैं यहीं पे लिख रहा हूं। t की क्या वैल्यू थी जी, x³ + 7x, तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा जी x³ + 7x की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस c। ये इसका है जी फाइनल आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको ये क्वेश्चन गिवन है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट इसने आपको थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी कोई भी टर्म आप ऊपर से नीचे लेके आते हैं या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहां पे हम इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो +4 है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगी। अब क्यों मैं लेके जा रहा हूं ये आपको आगे जाते हुए खुद ही समझ आ जाएगा। चलिए इसे ऊपर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा जी, 3x² - 7x³ - 7x की पावर क्या हो जाएगा जी, -4। +4 नहीं होना चाहिए क्योंकि हम टर्म को ऊपर लेके आए, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट इसकी पावर पहले यहाँ पे हमने 8 थी, अब यहाँ पे -4 है। अब तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। अब आपने जस्ट देखना है यहाँ पे फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है, देख के ही पता चल रहा है ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। फंक्शन को आप किसके इक्वल लेंगे, t के इक्वल लेंगे, t के इक्वल ले लें, लेट t = x³ - 7x। अब बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लें, मैं थोड़ा डायरेक्ट ले रहा हूं, dt और dx। x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 3x², -7x का क्या हो जाएगा जी, -7 हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, dt की क्या वैल्यू आ जाएगी जी, 3x² - 7 d(x). हमें dx की वैल्यू चाहिए तो इसे इस साइड लाके डिवाइड कर देते हैं, तो dx की क्या वैल्यू आ जाएगी जी, dt ओवर 3x² - 7। मैंने आपको बोला था एक आप t की वैल्यू को बॉक्स में ले लिया करें और एक आप dx की वैल्यू को बॉक्स में ले लिया करें, इस तरह से आपको याद रहेगा कि आपने कौन सी वैल्यूज वापस डालनी है। अब आपने जाके इसे नहीं देखना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने सेकंड स्टेप में जो आपने सिंपलीफाई करके क्वेश्चन को लिखा था, आपने उस स्टेप को देखना है। अब मैंने आप देख सकते हैं इसको t के इक्वल लिया था, ठीक है जी, और dx की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब सिंपली मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा। पहले ये 3x² - 7 वैसे का वैसे ही आप यहां पे लिख देंगे, 3x² - 7। अब देखिए जी ये मैं t के इक्वल ले चुका हूं तो इसकी जगह मैं t पुट कर दूंगा, इसकी जगह मैंने t पुट कर दिया। देखिए पिछले क्वेश्चन में पावर यहां पे क्या थी, 8 थी, यहां पे क्या है, -4 है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी पावर हो आप उठा के पावर लिखते हैं। क्या पावर है जी, -4 है। अब यहाँ पे वैसे dx लिखना चाहिए मुझे, लेकिन
मैंने dx की वैल्यू निकाली हुई है, यहाँ पे अब मैं dx नहीं लिखूंगा, dx की जगह dx की वैल्यू पुट कर दूंगा। क्या वैल्यू है जी मेरे पास, dt डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 7, ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए जी 3x स्क्वायर माइनस 7 और 3x स्क्वायर माइनस 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए फिर से सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके पास। क्या क्वेश्चन बन जाएगा जी, t की पावर -4 d ऑफ t। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सेम वही चीज यहाँ पे फॉलो होगी, पावर में एक ऐड कर देंगे, -4 में एक ऐड करें तो -3 बचता है, -3 लिख दिया और उसी से डिवाइड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर दिया प्लस c। अब मैंने आपको बोला था इसके बाद एक और स्टेप भी है, वो स्टेप क्या है जी, आपने t की वैल्यू डालनी है, तो इसे मैं रेज कर देता हूं। आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा। t की वैल्यू क्या है जी, यहां पे मैंने रेज कर दिया, t की वैल्यू थी जी आपके पास x³ माइनस 7x, तो उसकी जगह मैं t की वैल्यू डाल लेता हूं, माइनस को ऊपर ले आता हूं, t की वैल्यू डाल लेता हूं यहां पे x³ माइनस 7x, पावर क्या है जी -4 है, डिवाइड किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, माइनस को ऊपर ले आया हूं प्लस c। अब मैंने आपको बोला था जब भी आप कोई टर्म ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके आएंगे तो उसका जो साइन है पावर का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टर्म है यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखी हुई ऑपोजिट लग रही है, मैं इसे नीचे लाना चाहता हूँ तो इसका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा जी, ये मैं इसको नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा -1/3 इंटू x³ माइनस 7x की पावर 4। देखिए ऊपर -4 था, नीचे ले आए तो 4 बन गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप तो पार्ट ये है जी आपके पास 6t डिवाइडेड बाय √3t² माइनस 7। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सिंपलीफाइड फॉर्म में ले आएंगे, तो उसके लिए देखें जी मैं क्या करता हूं, 6t डिवाइडेड बाय 3t² माइनस 7 की पावर 1/2। सिंपली मैंने क्या किया जी, अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख दिया। अब मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, जब भी किसी टर्म को हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं या ऊपर से नीचे लेके आते हैं उसके पावर का साइन चेंज होता है। यहाँ पे मैं इस टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका क्या पावर का साइन है जी, प्लस है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। चलिए इसे ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर क्या हो जाएगी जी, -1/2। अब ये स्टेप्स मैंने क्यों किए ये भी आप समझ लें। मैंने ये स्टेप्स इस वजह से किए हैं ताकि मैं इस क्वेश्चन को सिंपलीफाइड फॉर्म में ले आऊं। अब देखिए जी मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद आपने क्या रखना होता है, इसके बाद आपने देखना होता है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे तो आप मतलब देख के ही बता देंगे कि सर ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि आप 3t² माइनस 7 का डेरिवेटिव लें तो 60 आता है। तो अब आप कहेंगे सर चलें जी इसको जल्दी जल्दी t की इक्वल लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे। यहाँ पे आपने t की इक्वल नहीं लेना, यहाँ पे आपने x की इक्वल लेनी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे x की इक्वल क्यों लेने, आप मैं कहता हूँ t के अलावा आप इस फंक्शन को किसी भी के इक्वल ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन t की इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि t यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। तो t के अलावा हम x को यूज कर लेते हैं, इसके अलावा आप किसी के भी इक्वल ले सकते हैं, u के इक्वल ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो आपके पास वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है ना, जिसके लिहाज से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उससे क्यों आपने दोबारा नहीं यूज करना, बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी। तो हम इसे x की इक्वल ले लेते हैं, चलें x की इक्वल ले लेते हैं जी। क्या फंक्शन है 3t² माइनस 7। अब क्या वैल्यू आ गई x की जी, 3t² माइनस 7। अब बोथ साइड पे हम डेरिवेटिव लेंगे, पहले हम किसके लिहाज से लेते थे, x के लिहाज से, यहाँ पे हम किसके लिहाज से लेंगे, t के लिहाज से लेंगे। ठीक है जी, आपको अब समझ आ गया होगा, जब यहाँ पे t हो तो x की इक्वल लें, जब यहाँ पे x हो तो t के इक्वल लें। तो चले जी इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, बोथ साइड पे डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से। तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3t² का आप अगर डेरिवेटिव लें ये 3t² माइनस 7 का, तो क्या आएगा, पावर पीछे आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 3 2 6 और पावर में से एक माइनस होगा, 2 में से एक माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो t की पावर 1 आ जाएगा। -7 है, 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसी वजह से मैं इतना ऐसे डिटेल में सॉल्व नहीं करा रहा। हमारे पास dx और dt की क्या वैल्यू आ गई जी, 60 आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें d
t की वैल्यू चाहिए। देखिए पिछले क्वेश्चन से हमें यहाँ पे dx की वैल्यू चाहिए होती थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमने dt की वैल्यू निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास dx नहीं है dt है। ये मेन फर्क है इन क्वेश्चंस में। अच्छा, आप अगर कंफ्यूज करेंगे x को t के साथ तो आपका क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में है ना, आपने फंक्शन को उसके इक्वल नहीं लेना, ठीक है। आपने फंक्शन को यहाँ पे अगर t है तो x की इक्वल लें, अगर यहाँ पे x है तो आप t के इक्वल लें। पिछले क्वेश्चन में x था, मैंने t के इक्वल लिया था। इस क्वेश्चन में t है तो मैंने x के इक्वल ले लिया। अगर यहाँ पे x के इक्वल लेंगे तो आप जो इसका डेरिवेटिव लेंगे वो t के लिहाज से लेंगे। अगर आप t के इक्वल लेते तो यहाँ पे आप जो डेरिवेटिव लेते हो x के लिहाज से लेते। अब देखिए यहाँ पे t था, मैंने x के इक्वल लिया, यहाँ पे x है तो मैं t के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में हम किसकी वैल्यू निकालते थे? dx की वैल्यू निकालते थे क्योंकि यहाँ पे dx होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? dt है, तो यहाँ पे हमें dt की वैल्यू चाहिए। चलिए dt की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। dx किसके इक्वल आ जाएगा? 60 d ऑफ t। अब dt की वैल्यू चाहिए तो 60 को इस साइड ला के हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा जी? dt की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? dx डिवाइडेड बाय 60। तो मैंने आपको बोला था एक आप इसको बॉक्स में कर लिया करें और एक आप इसको बॉक्स में कर लिया करें ताकि आपको याद रहे कि कौन सी वैल्यूज आपने पुट बैक करनी है। चलिए जी अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। और मैंने आपको बोला था आपने यहाँ पे नहीं चले जाना, आपने सिंपलीफाइड फॉर्म वाले क्वेश्चन पे वापस आना है। आप इसको नाम दे दीजिए, फॉर एग्जांपल इसको आप इक्वेशन ए कह दी। यहाँ पे फिर आपने लिख भी देने हैं पुटिंग वैल्यूज बैक इन इक्वेशन ए। इस तरह से आपका एग्जामिनर भी कंफ्यूज नहीं होगा और आपका क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट्स में लिख रहा हूं ना, ये आप हर क्वेश्चन में लिखें। मेरे पास जगह कम है इस वजह से मैं कुछ चीजें बीच में से स्किप कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता जा रहा हूं ताकि आपके मार्क्स कहीं से भी कट ना हो। अब देखें जी, मैं यहां पे आ जाता हूं, ये तो एज इट इज लिख देंगे आप यहां पे आके 60। अब इसको आपने किसके इक्वल लिया था? x के इक्वल लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? x आएगा क्योंकि इसको आपने x के इक्वल लिया था। यहाँ पे x आ जाएगा और x की पावर क्या आएगी? -1/2 है तो -1/2 आएगी। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? असूलन dt लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं dt की वैल्यू निकाल चुका हूं तो मैं यहाँ पे dt नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं dt की वैल्यू डाल दूंगा। dt की क्या वैल्यू है? dx ओवर 60। यहां पे मैं लिखूंगा dx डिवाइडेड बाय 60। देखें जी यहां पे भी वही सीन हो रहा है, 60 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा जी आपके पास? इसको मैं रेस कर देता हूं। तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा जी? क्या बच गया हमारे पास? x की पावर -1/2 d ऑफ x। अब सेम वही चीज फॉलो होगी। यहां पे देखें x की क्या पावर है? -1/2 है। पावर में एक ऐड करते हैं और जो पावर में आपके पास आएगा उसी से डिवाइड कर दें। पावर में एक ऐड करें तो क्या आएगा? -1/2 में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 1/2 आ जाएगा। आप एलसीएम लेके देख लें, पावर में एक ऐड किया तो 1/2 आया। अब इसकी पावर में हम 1/2 लिख देंगे क्योंकि पावर में एक ऐड करना था, अब 1/2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको बोला था जब भी कोई फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हो और आप उसे क्या होता है जब ऊपर लेके आना चाह रहे हो तो आपने सिंपली उस फ्रैक्शन को उल्टा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 को उल्टा करें तो क्या बन जाएगा? 2/1 x की पावर 1/2 प्लस c। देखें जी 2/1 आप 1 लिखें ना लिखें वही बात है, मैं 1 को स्किप कर देता हूं। अब देखिए x की वैल्यू आपने किसकी इक्वल ली थी? x को आपने इक्वल लिया था 3t² -7 की। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपने अंडर रूट कहां से लाया है, तो उन बच्चों को मैं बताता चलूं कि ये 1/2 है, आप इसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया? x की वैल्यू डाल दी, पुट बैक कर दी और मैंने 1/2 को अंडर रूट लिख दिया। अब ये x की वैल्यू मैंने कहां से लाई है? आपके पास नोटबुक पे लिखा हुआ होगा कि मैंने एक स्टेप में इसको x की इक्वल लिया था, अब मैंने उसी स्टेप को रिवर्स कर दिया है और आपके पास आंसर आ गया। तो ये था जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपके पास पांचवा पार्ट है जी अंडर रूट r की पावर 1/3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय r की पावर 2/3।
पहला स्टेप तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या करते हैं, आपने इसे सिंपलीफाइड फॉर्म में ले आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे आप जानते हैं। चलिए देख लेते हैं हम क्या करते हैं उसके लिए। सबसे पहले आपने ये जो अंडर रूट है इसको 1/2 लिखते हैं, r की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/2। इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, r की पावर 2/3। अब ये 2/3 है ना r की पावर, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस 2/3 से क्या हो जाएगा जी माइनस 2/3। ये तो आपको अभी तक समझ आ जाना चाहिए। तो सिंपलीफाइड फॉर्म में ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा जी हमारे पास, r की पावर क्या हो जाएगी माइनस 2/3। t ऑफ r मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपलीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं। अब जब भी आपको क्वेश्चन पे आना होगा उस पे जाने की जगह आप इस पे आएंगे। अब हमने यहाँ पे देखना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। चलिए जी, ये थोड़ा सा आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके बकायदा दिखाऊंगा इसे। अब मैं पहले इसको ले लेता हूँ, r की पावर 1/3 प्लस 4, r की पावर 1/3 प्लस 4। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो पावर पीछे आएगी, 1/3 पीछे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, 1/3 माइनस 1। 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 1/3 r की पावर 1/3 माइनस 1। इसको आप अगर इसका एलसीएम ले तो इसका एलसीएम आएगा जी 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2/3। इसका क्या हो जाएगा जी माइनस 2/3 इसका एलसीएम आएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ये फंक्शन लग रहा है और ये डेरिवेटिव लग रहा है। हालांकि 1/3 यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन फिर भी देखने में ये फंक्शन दिखाई दे रहा है और ये उसका डेरिवेटिव। हालांकि 1/3 मिसिंग है, लेकिन 1/3 का हम जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1/3 ले आऊं यानी 3 से डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही बात है कि नहीं? तो ये कोई मसला नहीं, आप इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बराबर कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने हैं, तो आप इसे सिंपली दूसरी तरह भी कर सकते हैं। इसको अगर आप ना भी करें तो आप सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। क्योंकि आप अगर चेक करना चाह रहे हैं इसको आप एज अ फंक्शन लेके एज अ फंक्शन ट्रीट करके चेक कर लें, आपको कभी भी ये वापस नहीं मिलेगा। इसका हमने देखा डेरिवेटिव लिया, हमें इस जैसी शेप थोड़ी बहुत बनती हुई मिल रही है। देखिए r की पावर -2/3 r की पावर -2/3। लेकिन अगर आप इसको एज अ फंक्शन लेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है, हमें इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करना होगा और इसको एज अ डेरिवेटिव। तो चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने कहा था यहाँ पे t हो तो हमने फंक्शन को x की इक्वल लेने हैं, यहाँ पे अगर x हो तो फंक्शन को t की इक्वल लेने हैं। सर यहाँ पे ना t है ना x है, आप क्या करें? तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी उठा लें। मैं t ले लेता हूँ, चलिए मैं t ले लेता हूँ। फंक्शन को मैं किसकी इक्वल ले लेता हूँ, लेट t इज इक्वल टू, यहां से कौन सा फंक्शन मैंने डिसाइड किया था, कौन सा वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है r की पावर 1/3 प्लस 4। तो इसको आपने बॉक्स में डाल देना है। ये मैंने आपको बोला हर क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम डेरिवेटिव लेते होते हैं। अब आप पूछेंगे किसके लिहाज से डेरिवेटिव लें, तो यहाँ पे क्या है r है तो r के लिहाज से लेंगे। चलिए जी इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। t किसके इक्वल आ गया, r की पावर 1/3 प्लस 4। r के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हैं, dt और dr इज इक्वल टू, यहां पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पावर पीछे आएगी, 1/3 को पीछे ले आया, पावर में से एक माइनस होगा, 1/3 में से एक माइनस करें तो क्या आता है, 1/3 में से एक माइनस कर दें तो आएगा -2/3। ये पहले भी मैंने आपको करके बताया था, -2/3 आ जाएगा। प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनली आपके पास dt/dr की क्या वैल्यू आ गई जी, 1/3 r की पावर -2/3। आपको किसकी वैल्यू चाहिए जी, आपको चाहिए वैल्यू dr की। तो यहां से dr की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा जी, 3 dt इज इक्वल टू r की पावर -2/3 dr। सिंपली मैंने इसको साइड लाके मल्टीप्लाई कर दिया,
इसको इस साइड लाके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। डी आर की वैल्यू यहां से निकालनी है हमें, तो इसको लाके इस साइड पे डिवाइड कर देते हैं। चलिए जी कर लेते हैं। डी आर किसके इक्वल बन जाएगा 3 dt डिवाइडेड बाय आर की पावर -2/3। अब ये हमारे पास डी आर की वैल्यू आ गई और आपको पता है कि टी की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है। अब मैं इसको रेज करने वाला हूं, टी की वैल्यू को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ये आपने दोबारा नहीं लिखनी क्योंकि आप नोटबुक में कर रहे हैं, मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूं। ये आपने दोबारा नहीं लिखनी। टी की क्या वैल्यू हमने ली थी जी, आर की पावर 1/3 प्लस 4। चलिए जी अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना था वो कुछ यूं बना था। क्या बना था जी, आर की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/2 आर की पावर -2/3 टी आर। ये भी मैंने रेस कर दिया, इस वजह से मैं दोबारा लिख रहा हूं। अब देखिए जी, मैंने इसको टी की इक्वल लिया, ठीक है। मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, टी लिख दूंगा। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। पावर में क्या है 1/2, तो 1/2 ही आ जाएगा। अब आर की पावर -2/3 है तो वो वैसे का वैसे ही लिख देंगे, आर की पावर -2/3। यहाँ पे डी आर है, लेकिन मैं यहाँ पे डी आर नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे डी आर की जो मैंने वैल्यू निकाली है मैं वो लिखूंगा। क्या वैल्यू निकाली है जी, 3 dt डिवाइडेड बाय आर की पावर -2/3। आपने बताया था यहाँ पे मेंशन करना है कि पुटिंग बैक वैल्यूज ऑफ डी आर एंड टी, ठीक है ना। आपने बकायदा मेंशन करना है कि यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन ए। इसको आप इक्वेशन ए कहते हैं। आप बकायदा लिखते हैं कि पुटिंग बैक वैल्यूज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यूज। आप बस ये भी लिखते हैं ना पुटिंग वैल्यूज, तब भी चल जाएगा, ठीक है जी। पुटिंग वैल्यूज, हमने वैल्यूज भी पुट कर दी। अब देखिए क्या चीज यहाँ पे कैंसिल हो रही है, आर की पावर -2/3 आर की पावर -2/3 से कट जाएगा। क्या बच जाएगा जी, हमारे पास बच गया टी की पावर 1/2 3 डी ऑफ टी। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लें। क्या बच जाएगा, टी की पावर 1/2 डी ऑफ टी। अब ये तो बहुत ही सिंपल बन गया, मैं उसे रेस कर देता हूं। देखिए जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन चुका है। बाहर हमारे पास 3 है, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास टी की पावर 1/2 है। सेम वही काम हमने करना है यहाँ पे। पावर में एक ऐड करेंगे, 1/2 में एक ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा जी, 3/2 बनेगा। और उसी से डिवाइड भी कर देंगे, 3/2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है। देखिए पावर में एक ऐड करना होता है ना, 1/2 में यहाँ पे एक ऐड करके चेक कर ले। देखिए 1/2 प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा जी 3/2। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पावर इसमें 3/2 लिख दिया और उसी से डिवाइड भी कर दिया। अब मैंने आपको बोला था जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शन आ जाए तो आपने फ्रैक्शन को उलट के ऊपर मल्टीप्लाई कर देने। मैं अगर 3/2 को उल्टूंगा तो 2/3 बन जाएगा, 2/3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर क्या क्या बचा हुआ है जी, 3 है, t की पावर 3/2 प्लस c, 3 से कट जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, 2 t की पावर 3/2 प्लस c। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, पुटिंग वैल्यू ऑफ t। आपने t को किसकी इक्वल लिया था जी, आपने t को इक्वल लिया था जी r की पावर 1/3। ये आपके पास नोटबुक में नोट हुआ होगा अगर आप नोट्स बकायदा बना दें, प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। मैंने आपको t की वैल्यू बकायदा बॉक्स में बंद करवाई थी ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको आगे यूज पड़ेंगी। तो ज्यादा जो आपका यूज होता है वो dr की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी थी, वो पुट की हमने, इसी वजह से वो भी मैंने आपको बॉक्स के अंदर क्लोज करवाई थी। इसके अलावा मैंने आपको t की वैल्यू भी बॉक्स के अंदर क्लोज करवाई थी ताकि आपको याद रहे कि ये वैल्यूज इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होती है। और आप जो है ना आंसर को भी बॉक्स में बंद कर दिया करें। मैं तो आज से ही बॉक्स बना रहा हूँ, आप बकायदा स्केल से लेके बनाएं तो ये एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जी। आप अपने बुक से इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, बुक के लास्ट में आपको आंसर्स गिवन होते हैं। तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
पार्ट नंबर 7 है जी आपके पास x प्लस 3x² डिवाइडेड बाय √x। पहले तो आप एक बात याद रख लें, ये क्वेश्चन मैं आपको फिलहाल सब्स्टिट्यूशन से नहीं करवा रहा, क्योंकि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से करवाने जाऊंगा तो ये जो लेक्चर है थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम इसे सिंपल मेथड से करेंगे जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के साथ मैं आपको इसे सब्स्टिट्यूशन के साथ भी करवा दूंगा। देखिए इससे पहले हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये जो √x है ना, ये x के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और प्लस 3x के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, x डिवाइडेड बाय √x प्लस 3x² डिवाइडेड बाय √x। आपको पता है कि √x को आप x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो उस तरह लिख लेते हैं x डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2। यहाँ पे भी dx में लिखना भूल गया था, आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, प्लस 3x² डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाना है और यहाँ से इसको ऊपर लेके जाना है। आपको पता है जब भी आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी जी, नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा जी, x डॉट x की पावर -1/2। क्योंकि आप इसे नीचे से ऊपर लेके गए हैं तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपने, प्लस dx में लिखना फिर से भूल गया, आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, मुझे काफी टाइम हो चुका है इसमें पढ़े हुए, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत स्किप करता जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है जी, 3x² यहां से इसको भी ऊपर लेके जाना है, डॉट x की पावर क्या हो जाएगा जी, -1/2। मैंने क्या किया ये मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपली मैंने यहाँ पे √x को इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, x के नीचे भी, 3x² के नीचे भी, उसके बाद मैंने √x को x की पावर 1/2 लिख दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद मैं x की पावर 1/2 को यहाँ से भी ऊपर ले गया और यहाँ से भी ऊपर ले गया। क्यों मैंने ये सब किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x की पावर क्या है जी, 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे जी, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा जी, इक्वल टू लगाना भी आपने नहीं भूलना। देखिए जी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1/2 है, तो पावर्स को ऐड करते हैं, 1 -1/2। और इसी तरह से आगे भी आपने ये करने हैं, यहाँ पे भी 2 -1/2 x की पावर में आ जाएगा, 3 x की पावर 2 प्लस -1/2 d ऑफ x। तो आप देख सकते हैं जी, आप 1 में से अगर आप -1/2 माइनस कर देंगे, आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास 1/2 आएगा। क्योंकि आप अगर एक में से आधा निकालेंगे तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा ना। और आगे भी आपने ऐसे ही करना है जी, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, 2 -1/2, यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं, 2 -1/2 क्या आएगा जी, 3/2 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 d ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, इस इंटीग्रेशन को इस पे अलग ले लेना है और इस पे अलग ले लेना है, d ऑफ x भी दोनों के साथ आ जाएगा, x की पावर 1/2 d ऑफ x प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 d ऑफ x। मैंने क्या किया, सिंपली इंटीग्रेशन को इस पे अलग ले लिया, इस पे अलग ले लिया। अब बहुत ही आसान हो गया है, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। 1/2 में एक ऐड करें तो आपके पास 3/2 आता है और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। ये आप एलसीएम करके भी देख लेते हैं, 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 ही आएगा। इस चीजें आपको आगे चल के खुद बहुत याद भी हो जाएगी। 3 को मैंने पहले इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया था क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस 3 यहाँ पे 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा जी 5/2 आएगा और उसी से डिवाइड भी करने हैं। ये चीजें आप करके भी खुद देख सकते हैं, आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। 1/2 में आप 1 ऐड करेंगे तो 3/2 ही आएगा और 3/2 में भी अगर आप एक ऐड करके चेक करेंगे तो 5/2 आएगा और उसी से आपने डिवाइड भी करना होता है। अब मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी, जब भी आपके पास फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हो और आप उसे ऊपर लेके जाना चाह रहे हो तो आपने सिंपली उसे उल्टा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या है, 3/2 है, ऐसे में यहाँ पे उल्टा दूं तो 2/3 बन जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे क्या है 5/2 है, इसमें उल्टा दूं तो 2/5 बन जाएगा। 3 यहाँ पे पहले से है, 3 डॉट 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। अब आप देख सकते हैं जिसे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, मिक्स अप ना हो जाए। 2/3
x की पावर 3/2, यहां पे 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 5, x की पावर 5/2 प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा और आपने इसको भी बॉक्स में क्लोज कर देना है। आपने बकायदा स्केल पेन से इसे क्लोज करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रफ कर रहा हूँ। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन को सिंपल मेथड से सॉल्व करवाया है। इसे सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा और आपने उसकी भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि सर ने एक क्वेश्चन बीच में स्किप कर दिया, मैं वो भी आपको करवाऊंगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आपके पास क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है जी, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सेम काम हमने करना है कि इसको नीचे से ऊपर ले जाना है। यहां पे पावर इसकी क्या है 1 है, तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, x + 1 x² + 2x + 2 की पावर -1 d(x). अब आप यहां पे देख लें कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। अब आपको देख के अंदाजा हो जाएगा ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही। ठीक है जी। तो अगर आप ये लें तो देखिए x² का 2x आएगा और 2x का 2 ही आएगा। देखिए इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो x² का क्या आएगा डेरिवेटिव, 2x आएगा, पावर पीछे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो 2x बनता है। ये 2x का लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अगर 2 को कॉमन ले लें तो क्या बात चलता है x + 1। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आप इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करें, इसको एज अ डेरिवेटिव ट्रीट करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यानी यहाँ पे ये फंक्शन लेंगे हम और ये इसको हम डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से आप पहले करके रफत में देख लिया करें कौन सा फंक्शन लेना है आपको और कौन सा इसमें से डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना होता है जी, आपको करना होता है जी फंक्शन को आपने t के इक्वल लेना होता है। अब t के इक्वल क्यों ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि x है। अगर यहाँ पे t होता तो मैं x के इक्वल लेता, यहाँ पे x है तो मैं t के इक्वल लूंगा। लेट t = x² + 2x + 2। अब बोथ साइड पे हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, x के लिहाज से लेंगे हम। x² का क्या आएगा डेरिवेटिव 2x आएगा, 2x का क्या आएगा 2 आएगा। इतना आपको आना चाहिए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए हम, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। dt इक्वल आ जाएगा 2x + 2 d(x). हमें वैल्यू चाहिए dx की, तो इसको इस साइड लाके डिवाइड कर देते हैं। dx किसकी इक्वल आ जाएगा जी dt / 2x + 2। एक आपने इसको बॉक्स में ले आना है और एक आपने t की वैल्यू को बॉक्स में ले आना है। इसके बाद आप एक काम किया करें, आप कोशिश किया करें कि इसको आप दोबारा लिख किया करें, राइटिंग इक्वेशन a अगेन। ठीक है जी, क्या इक्वेशन थी x + 1 x² + 2x + 2 की पावर -1 d(x). अब आप यहां पे लिखते हैं जी पुटिंग वैल्यूज। यही तरीका आप सारे क्वेश्चन में फॉलो करें। ठीक है जी, हमने इसको किसके इक्वल लिया था t के इक्वल लिया था। d(x) की वैल्यू हमने निकाल ली है। चलिए जी, पहले x + 1 यहां पे इसी तरह आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। t की पावर क्या है जी -1 और dx की हमने क्या वैल्यू निकाली है जी dt / 2x + 2, dt / 2x + 2। अब यहां पे आपको लग रहा होगा यहां पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे कैंसिल हो रहा है। आपने सिंपली क्या करना है t की पावर -1 d(t), यहां पे 2 आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर x + 1। अब देखिए यहां पे x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा जी आपके पास t की पावर -1 / 2 d(t). सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आ गया आपके पास। t की वैल्यू में यहां पे लिख देता हूं, आपके पास नोटबुक में लिखी हुई है, आपने दोबारा नहीं लिखनी ताकि मुझे याद रहे। t की हमने किसकी इक्वल t को हमने किसकी इक्वल लिया था x² + 2x + 2। मैं इसे रेस कर देता हूं। हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया था जी
टी की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ टी। 2 कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर आ गया। टी की पावर -1 थी ना, अगर मैं टी को नीचे ले आऊं 1/t तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। यही बात है। और आप एक बात जानते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी आपको 1/x की इंटीग्रेशन लेनी हो तो आप उसे नेचुरल लॉग ऑफ x लेते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, 1/t की इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है आपने, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू क्या थी, x² + 2x + 2, x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह पे उसकी वैल्यू डाल देंगे, x² + 2x + 2 + c। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन 2 आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज यही थी कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी कि 1/x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x, इसी तरह 1/t की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी जी, नेचुरल लॉग ऑफ t। और फिर आपने यहां पे लिख भी देने, पुटिंग वैल्यू ऑफ t। चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।